हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 3 को। इसके पहले स्टूडेंट बीसीईसी लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 2 सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। स्टूडेंट, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो बीसीईसी लेटरल एंट्री 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 इज 3:1, देन F1 इज इक्वल टू। यानी यहां पे क्या दिया गया है स्टूडेंट कि दो फोर्स है, एक फोर्स है आपका F1 और दूसरा फोर्स है F2। कहा जा रहा है कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा, जो मैक्सिमम रिजल्टेंट और जो मिनिमम रिजल्टेंट, यानी कि R मैक्सिमम और R मिनिमम, इन दोनों का जो रेशियो होगा, यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा वो दिया गया है हमें 3:1। अब हमें ये बताना है कि ये जो F1 फोर्स है ये कितना होगा। ये काफी आसान है स्टूडेंट। कैसे? चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए, हम लोगों को दो फोर्स दिया गया है, एक फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2। अब आप ये बताइए कि जब आपको दो फोर्स गिवन होता है तब आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? तब हम रिजल्टेंट निकालते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। हमें पता है कि बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट इक्वल्स अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये क्या होता है स्टूडेंट? हमारा रिजल्टेंट होता है। अब यहां पे अगर आप देखें स्टूडेंट, तो जो रिजल्टेंट का वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि F1 और F2 तो हमारा फिक्स है कि F1 जो फोर्स होगा ये कुछ मैग्नीट्यूड होगा इसका, यानी 5 न्यूटन 10 न्यूटन जो भी हो। F2 का भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हमारा रिजल्टेंट ज्यादा है, कब हमारा रिजल्टेंट कम है? वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड करेगा थीटा। अब अगर आप यहां पे cos थीटा की बात करें स्टूडेंट, तो cos थीटा का जो मान होता है, आप सभी को पता होगा, आप सभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, कि cos थीटा का मान -1 से लेकर के +1 तक होता है। यानी कि जब cos थीटा का वैल्यू -1 होगा तब हम बोलेंगे कि रिजल्टेंट क्या होगा? मिनिमम होगा। और जब cos थीटा का वैल्यू +1 होगा तब हम बोलेंगे कि रिजल्टेंट हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और यहां से अगर हम थीटा कैलकुलेट कर ले तो आपको पता है कि cos थीटा हमारा मिनिमम कब होगा? cos थीटा हमारा मिनिमम कब होगा? cos थीटा मिनिमम होगा जब थीटा की वैल्यू होगी -1, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। अच्छा, cos थीटा हमारा मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू +1 में होगी। तो cos थीटा की वैल्यू +1 कब होता है? cos 0 बराबर 1 होता है, सबको याद है। यानी कि जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तब हम बोलेंगे हमारा cos थीटा मैक्सिमम होगा। तो चलिए यहां से आप निकाल लीजिए। देखिए, मिनिमम कब आया? मिनिमम आया जब थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। और मैक्सिमम कब आया भाई? मैक्सिमम आया जब थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। अब देखिए, सीधी सी बात है कि अगर कोई फोर्स है F1 और जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स लग रहा है F2, तो ये स्टूडेंट क्या देगा हमें? मिनिमम रिजल्टेंट देगा, है ना। अगर कोई 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे आगे से लग रहा है और इसको पीछे से कोई 3 न्यूटन का फोर्स खींच रहा है स्टूडेंट, तब ऐसे केस में जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आएगा वो मिनिमम रिजल्टेंट निकल करके आएगा। और हमने इसको स्पेशल केस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जब मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया था, कि इस केस में हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा? आर मिनिमम। रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा? जब थीटा इक्वल्स 180 डिग्री होता है तो वो cos थीटा की वैल्यू हो जाती है -1
और इस केस में हम स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये F1 माइनस F2, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये देख के भी पता चल रहा है कि भाई कोई इधर से अगर खींच रहा है हमको 5 न्यूटन से और इधर से भी 3 न्यूटन से खींच रहा है, तो मेन हम कितने न्यूटन का रिजल्टेंट मेरे पे लगेगा, तो 5 माइनस 3 यानी F1 माइनस F2। और मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। मतलब कहने का ये कि एक फोर्स है F1 जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा, और कोई दूसरा फोर्स है F2 जो कि इसी डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी कि 3 न्यूटन से कोई हमको इस तरफ ढकेल रहा है और कोई 5 न्यूटन से इधर से ही हमको खींच भी रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा। यानी कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तब हमको पता है, स्पेशल केस में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, आर मैक्स। रिजल्टेंट बराबर होता है F1 + F2। अच्छा, इन दोनों में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन अब नहीं, बिल्कुल ये क्लियर। अब हमें गिवन क्या था स्टूडेंट, तो हमें गिवन था आर मैक्सिमम रेशियो आर मिनिमम बराबर 3:1। ये हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, देखिए मैं यहाँ इतना लिख करके इसलिए बना रहा हूं एकदम फारे फार, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में आप जितना जल्दी बना सकते हैं उतना जल्दी आपको बनाना है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चन में बोला है कि आर मैक्सिमम रेशियो आर मिनिमम इज इक्वल से 3/1। ये दिया गया या नहीं दिया गया, बिल्कुल दिया गया है। आर मैक्सिमम कितना आया है भाई, F1 + F2 डिवाइडेड बाय आर मिनिमम क्या है, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल 3/1। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहां से हम लिख सकते हैं, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हो जाएगा F1 + F2 इज इक्वल, ये हो जाएगा 3F1 माइनस 3F2। यहां तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसा हम लिख सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा भाई, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3F1 और इधर माइनस में जाएगा एक और F1, या F2 3F1 और माइनस में जाएगा एक और F1, यानी कि 2F1 बराबर है ना, और F2 और प्लस 3F2 ये हो गया 4F2। यानी कि अगर आप कटा दे तो F1 बराबर आ जाता है 2F2, है ना। तो स्टूडेंट यहां पे हमारा फोर्स 1 बराबर क्या निकल के आ गया, 2F2 निकल के आ गया मैग्नीट्यूड वाइज। और इसीलिए हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन वाइज भी स्टूडेंट ये क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। यानी जो F1 वेक्टर होगा ये इक्वल होगा 2F2 वेक्टर के, ठीक है। ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन हम लोग मैच कर लेते हैं। फोर्स F1 = 2F2, F2 नहीं होगा 2F2, यस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, हमारा करेक्ट होगा। 2016 में पूछा गया ये सवाल था स्टूडेंट, हमने काफी आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि स्टूडेंट बीसीसी लेटरल एंट्री 2016 में ही पूछा गया। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि व्हेन अ स्टेडी टॉर्क नेट फोर्स इज 0 इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन द बॉडी। यानी कि जब एक स्टेडी टॉर्क, जब नेट फोर्स 0 हो, जब नेट फोर्स 0 हो, बॉडी पे एक्ट कर रहा है, तब बॉडी में क्या होगा। यहां पे 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बोल रहा है बॉडी कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करेगा, बॉडी में लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है जो सेंटर ऑफ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। हालांकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट ऑप्शन यहां पे टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। सबसे पहली बात यहां पे क्या कर रहा है भैया कि नेट फोर्स होगा 0। क्या होगा, नेट फोर्स होगा 0। तो ये बोल रहा है सर कि नेट फोर्स F नेट होगा 0। अब बताइए नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, हमको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, ma होता है। ये कौन बताए, तो न्यूटन साहब बताए। फोर्स बराबर होता है ma। अब ये बोल रहा है कि नेट फोर्स हमारा 0 है, तो नेट फोर्स यानी कि फोर्स हमारा 0 कब होगा, ये आप बताइए। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर ma। तो या तो हम m को 0 कर दें या तो a को 0 कर दें, तब क्या होगा, हमारा फोर्स 0 हो जाएगा। मैंने आपको समझाया भी था ये स्टार्टिंग में। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स हमारे नहीं देखे तो स्टूडेंट मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट
प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आई बटन पे लिंक दिया गया है। बीसीसीएलई के लिए मैंने उसको खास करके बनाया है, तो आप उसको जाकर के जरूर देखिए और तब आके क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आप पढ़ते के साथ, क्वेश्चन पढ़ते के साथ ये वाला आप टिक कर सकते थे, ये मैंने समझाया हुआ है। तो हमको पता है कि दुनिया में कोई भी बॉडी अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका मास जीरो कभी नहीं होगा। मास नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कितना भी छोटा से छोटा पार्टिकल रहे, सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु रहे, उसका भी स्टूडेंट क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को जीरो कर सकते हैं। एक दूसरा केस भी हो सकता है कि हम लगने वाले फोर्स को ही क्या कर दें, जीरो कर दें। एक तो हम एक्सेलरेशन को जीरो कर सकते हैं, दूसरा हम लगने वाले फोर्स को ही क्या कर दें, जीरो कर दें, तो नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। अब देखिए दूसरे ये केस की बात करते हैं। जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt बराबर जीरो। इस केस में आ गया हमारा dv बराबर जीरो, और ये dv क्या है भाई, तो dv है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी भी टाइम इंटरवल पे, अगर हम किसी भी टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी निकाले स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स जीरो, यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी यहां पे हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया हमारा यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया। ठीक, चलिए दूसरा केस यहां पे क्या है कि हम लगने वाले फोर्स को ही जीरो कर दें। जब हमारा लगने वाला फोर्स ही जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, तब क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है, न्यूटन साहब ने बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो रेस्ट में ही रहेगा। तो अगर हम लगने वाले फोर्स को ही जीरो कर दे जिसके वजह से मोशन हुआ था, तो स्टूडेंट हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। तो अगर एफ नेट जीरो है, अगर किसी भी बॉडी का नेट फोर्स जीरो है, तो दो ही कारण हो सकता है, या तो उस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, बॉडी रुका हुआ है, रेस्ट के कंडीशन। दूसरा, हम तब बोलेंगे कि नेट फोर्स जीरो है जब वह कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, यानी किसी भी टाइम इंटरवल पे उसका वेलोसिटी बिल्कुल सेम हो, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हो, वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा हो। तो दो केस आए निकल करके, या तो बॉडी रेस्ट में होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला बोल रहा है रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, नहीं भाई, आधा बात बोला है, ऊपर से रोटेट बोल रहा है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है गेट्स बोथ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, नहीं ये भी नहीं होगा। गेट्स नो एंगुलर एक्सेलरेशन, नहीं। चौथा देखिए क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि बॉडी का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द बॉडी आप लोग पढ़े होंगे सीजी निकालने के लिए, जब आप फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े होंगे, तो सेंटर ऑफ द बॉडी, तो जो सेंटर ऑफ द बॉडी रहेगा वो स्टेट की कंडीशन में, वो रेस्ट के कंडीशन में रहेगा। और करके देखिए क्या दिया हुआ है अथवा में, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या तो वो रेस्ट में रहेगा या एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन करेगा, यानी कि वेलोसिटी यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा, एकदम एक समान गति से, एक समान वेग से क्या करेगा, वो चलेगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने लेक्चर में आपको समझा रखा था, तो आप आराम से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 टिक कर सकते थे। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है स्टूडेंट, तो आप काफी चीजों को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डेली क्विज, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी काफी सारी चीजें मिल जाएंगे। ऑलरेडी 500 प्लस स्टूडेंट्स ज्वाइन है स्टूडेंट, तो आप भी यहाँ पे ज्वाइन होइए। टेलीग्राम पे जाके @BCCLE ग्रुप को सर्च कीजिए या इस QR कोड को स्कैन कीजिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी गिवन है, आप वहां से भी जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। स्टूडेंट अब अगले लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 2 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इसी प्रकार से 2-2 क्वेश्चन को करते करते हम लोग पूरे BCCLE इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।